क्वेश्चन नंबर 59 अकॉर्डिंग टू 2020 बुक और 64 अकॉर्डिंग टू 2019 बुक। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन ये और फिर देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें करने को। सबसे पहले कह रहा है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 एज एट 31 मार्च 2020। आपको बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें एसेट साइड में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड दिया हुआ है, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दी हुई है ए और बी की, क्योंकि दो पार्टनर्स हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। और नीचे आपको लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो देखो, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना इनके, जब मैंने जो पिछला चैप्टर कराया है चेंज इन पीएसआर, या अब एडमिशन करा रहा हूँ, या नेक्स्ट हम रिटायरमेंट और डेथ पढ़ेंगे, तो आप इस चीज को समझो कि हमें कैसे पता चलता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। आपको वहां थोड़ी जब क्वेश्चन आएगा लिखा होगा कि हम जी चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर थोड़ी लिखा होता है आगे क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर में। तो आप ध्यान से देखो, इसमें लिखा है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। तो ये एडमिट वर्ड से हमें पता चल गया ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन है। वहां क्या लिखा होता था? वहां लिखा होता था, अब उसमें तो जो चेंज इन पीएसआर में उतने पार्टनर होते थे, ए और बी पार्टनर है तो ए और बी होते थे। लेकिन क्या लिखा होता था? लिखा होता था कि ए एंड बी डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां से हमें पता चलता था कि वो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। यहाँ से हमें देखो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो सेम है, ऐसे ही उसमें भी बैलेंस शीट दी होती थी, ऐसे नीचे एडजस्टमेंट्स लिखी होती थी, और ऐसे ही नीचे क्वेश्चन में हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये सब मांगा होता था। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो तो आपको मतलब मैं बता रहा हूँ तरीका कहाँ से हमें पता चल जाता है फटाफट से कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो जैसे इन्होंने लिखा दे एडमिट सी, तो तुरंत पता चल गया ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है। अब मैं पढ़ रहा हूँ आगे। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे टर्म्स लिखी हुई हैं, कंडीशंस लिखी हुई हैं कि किस बेस पे उसकी एंट्री हो रही है, उसका एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में ए और बी की। कह रहा है C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm। कह रहे जो C है वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में आ रहा है, इनके पार्टनरशिप में आ रहा है, और 7,500 कैपिटल के सॉरी, और 3,000 गुडविल के लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको कहते हैं। उसके बाद लिखा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो ये तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली बात हो गई। ये तो कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स 375 रुपए। तो आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना भी एक तरीके का हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो वो कह रहा है 375 रुपीज का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। और लास्ट में लिख रहा है, कह रहा है जो बिल्डिंग है वो 10% से अप्रिशिएट हो गई है, तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई है। अब यहाँ पे अभी हमने जो क्या क्या बनाना है वो नीचे हमें बता रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स। पहले तो कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज करनी है, और आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? तो आपके आगे इसका आंसर लिखा है कि इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप अगर इसके पास आपके पास पेंसिल है तो इसको अंडरलाइन कर लो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से लेके रिवैल्यूएशन अकाउंट तक उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आप ऐसे ना कहो कि सर आपने तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बताया नहीं था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है ये। बट शायद आपको पूरी बुक में इसी इसी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, वरना हमेशा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखा होगा हर जगह। फिर आगे लिखा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। न्यू फर्म मतलब सी के एडमिशन के बाद। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। और अब एक बार मैं प्राची पारुल को क्लियर कर दूं, या आयुष को भी अगर डाउट था, अब इसको ध्यान से समझना। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना था, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना था, क्योंकि वहां लिखा था कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनको चेंज नहीं करना। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला, तो इसलिए हम जो ये एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू चेंज करेंगे जैसे क्वेश्चन में लिखा है। मतलब कि कुछ नहीं लिखा हो तो भी हम चेंज करते हैं। अगर लिख दिया विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, तब हम चेंज नहीं करते, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करते, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया था उसमें करा था। अब ज़रा इसको समझते हैं। अब आप लोगों को अगर याद हो, हमने जब पिछले चैप्टर में फुल फ्लैश क्वेश्चन करे थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले जो क्वेश्चन में मांगा हुआ है पहले उसके फॉर्मेट बना लो। तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री मांगी है,
तो आप क्या करो, जर्नल, ठीक है, सिर्फ वैसे तो जर्नल ही लिखते हैं, तो इसको भी हटा दो, सिर्फ जर्नल लिखते हैं। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा जर्नल एंट्री, तो ऊपर लिखते हैं सिर्फ जर्नल, ठीक है। तो ये हमने इतना बना दिया, इतना इनफ है। अब मैं ऊपर लिख नहीं रहा, आपको पता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये होता है। उसके बाद उसने क्या बोला, क्या बना दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने जर्नल का थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा फॉर्मेट बना दिया, इतनी जर्नल एंट्री आनी नहीं है, शायद एक आधी आएगी, चलो कोई नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ बना रहे हैं, यहाँ हम बनाएंगे, बाकी क्या पूछा हुआ उसने, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कितने पार्टनर्स हैं, 3। तो जो नया आया उसका भी बनेगा यहाँ पे कॉलम, तो जो तीसरा पार्टनर है उसका साथ में बनाएंगे। तो ठीक है जी, तो ये हो गए ए, बी और सी, ये ए, बी और सी, और ये पर्टिकुलर्स है ना। और लास्ट में यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट, और यहाँ लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। अगर आप नहीं लिखते ये एज ऑन, तो आपको पता है इसके भी नंबर कटते हैं। ये बना दी बैलेंस शीट, ठीक है जी। आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ मैं, आपने भी ऐसे करना है एग्जाम में भी, और अभी जब मैं टेस्ट भी लूंगा इन चैप्टर्स के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वरना आप वैसे भी कर लोगे क्वेश्चन अपने तरीके से, लेकिन फिर टाइम लगेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको टाइम ना लगे, और आप जो है इसको जल्दी से जल्दी कर पाओ। तो अब ज़रा जल्दी से देखते हैं। अब हम आ, किसी को याद है ये क्वेश्चन मैं कैसे कराता हूँ, फुल फ्लैश क्वेश्चन? पिछले चैप्टर में क्या कहा था मैंने, फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करना है सबसे, हाँ, वो 5 स्टेप फॉलो करने हैं अब हमें क्या करना है, वही 5 स्टेप फॉलो करते जाने हैं जो हमने सीखे हैं, जिसपे हम इतना टाइम लगाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आप लोगों को याद है? और उसको किस नाम से लिख दूंगा मैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1। क्या लिख दूं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पर आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं निकालनी पड़ेगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रखा है ए और बी जो हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1, और जो सी है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और फिर कोई कंडीशन नहीं दी हुई। तो क्या आप बता सकते हो ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? हाँ, ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें पहला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों करें जब क्वेश्चन, तो वर्किंग नोट्स है और इससे कोई वो तो है नहीं कि भाई इसको दिखाना जरूरी है, जब हमें सीधा सीधा पता है कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही, ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो ये हमें करने की जरूरत है नहीं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप क्या होता है बताएगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप क्या करोगे, जरा मुझे बताओगे? जर्नल एंट्री तो करोगे? जर्नल एंट्री नहीं, वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो वाली नहीं करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया 3,000 रुपये, पहले ए पॉइंट देखो, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 3,000 रुपये, उसकी जर्नल एंट्री होगी ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर ही तो आएगी वो, लेकिन जर्नल एंट्री होगी। और जर्नल एंट्री के लिए क्या करा है हमने, हमसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी हुई है। अगर हमसे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं मांगता, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वर्किंग नोट्स में लिखते, और यहाँ जो मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाई हुई है प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाने की, वो हम यहाँ करते। लेकिन इस क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में मांगी हुई है जर्नल एंट्री, मांगी हुई है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो हम यहाँ करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा होता कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखता, और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री होती, वो मैं यहाँ करता।
लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि आपको जर्नल एंट्री भी करनी है एज अ मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो इसलिए अब आप यहाँ करोगे। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कोई मुझे बताएगा? वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? हाँ, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ पर हमेशा जितने भी अभी तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के हमने 2 क्लासेस 3 क्लासेस जितनी भी लगाई हैं, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखा है मैंने हमेशा ना। लेकिन अब यहाँ पे कभी कभी बैंक अकाउंट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ कैश आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ कब कैश अकाउंट लिखना है और कब बैंक अकाउंट लिखना है? तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट देखनी है। ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में देखो, ये किस में डील कर रहे हैं सब ज़्यादातर चीज़ें? कैश में। तो इसलिए आप कैश से एंट्री करोगे। और अगर यहाँ पर कैश नहीं दिया होता, बैंक दिया होता, तो हम किससे एंट्री करते? बैंक से। अब आप लोगों के एक माइंड में आ रहा होगा, सर अगर कैश और बैंक दोनों दिए हो तो क्या करेंगे? तो आप प्रेफर करना कि आप बैंक से एंट्री करो। किससे करोगे? बैंक से। अब इस क्वेश्चन में प्राची पारुल की आवाज़ आई थी किसी की कि कैश अकाउंट डेबिट, तो मैंने पहले जल्दी से जैसे ही उन्होंने बोला था, तो मैंने एक सेकंड में फटाफट से देख लिया कि हाँ भाई बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, कैश। तो मैंने कैश अकाउंट लिख दिया। अगर यहाँ बैंक दिया होता तो मैं बैंक लिखता। अगर यहाँ पे कैश और बैंक दोनों होते तो भी मैं बैंक लिखता। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब हम ये जब तक ये चैप्टर करेंगे तो अभी मेरे ख्याल ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कैश क्यों लिखा है, बैंक क्यों लिखा है, या ऐसे क्यों लिखा है। तो आप लोगों को क्लियर है कि कब क्या लिखूंगा मैं। ठीक है जी। तो ज़रा सी कैपिटल कितनी लेकर आया है? 7,500 और 3,000 लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो टोटल पैसे कितने आए हैं फर्म में? 10,500 रुपये। और एग्ज़ाम में ये भी कर देना जो मैं ये लिख रहा हूँ, वरना नंबर कटेंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड एज सीज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड एज सीज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बात खत्म। इससे रिलेटेड कोई और एंट्री भी आएगी या मैं क्वेश्चन पढ़ूं आगे? हाँ जी, वेरी गुड। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और हमें इस क्वेश्चन में पता है बिना कैलकुलेट करे कि ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं किस रेशियो से? उनकी ओल्ड रेशियो से, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल के जो पैसे आए हैं वो आए हैं 3,500 रुपये। तो सॉरी 3,000 रुपये आए हैं। 3,000 रुपये जो हैं वो ए और बी बांट लेंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। मतलब 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। तो अब इसलिए जो है यहाँ लिख देंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये बात भी यहीं ख़त्म हो गई। इसके नीचे भी ऐसे कर दो ये। ठीक है, क्या विड्रॉ भी करा है? नहीं, विड्रॉ की कुछ बात नहीं हो रही। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हमने देख रहे हो वर्किंग नोट्स में अभी तक ये दोनों चीज़ें नहीं आई ना। हमारा ये पहला पार्ट आया ना, स्टेप नंबर 2 आया। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 होता है, अच्छा ये जो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल है ना, जर्नल एंट्री तो क्वेश्चन में मांगी हुई थी इसलिए मैंने आगे करी, वरना आप यहाँ करते, ये बात मैं बता चुका हूँ। अगर हमें इसमें तो बताया हुआ था कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो इतनी लेकर आया है 3,000 रुपये, अगर हमें नहीं बताया होता, अगर हमें कैलकुलेट करनी होती, तो वो चीज़ हम यहाँ दिखाते कि भाई दिया होता कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो कुछ भी है, जैसे दे रखी है 12,000 रुपये। फिर आपको निकालना पड़ता ना कि गुडविल ऑफ द फर्म 12,000 दे रखी है, तो फिर आप निकालते शेयर ऑफ सीज गुडविल। तो आप करते 12,000 इंटू 1/4 3,000। तो वो अमाउंट तो कैलकुलेट करके यहीं दिखाते ना फिर। लेकिन इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि भाई 3,000 रुपये गुडविल के लाया है, तो आपको कुछ कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट एंट्री करनी थी। लेकिन कुछ कैलकुलेशन होती तब आप यहाँ लिखते ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और फिर यहाँ कैलकुलेशन दिखाते। लेकिन कुछ भी नहीं करना था, तो बिल्कुल मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है।
ताकि आप लोगों को याद तो आ जाए कि हम कैसे करते थे फुल फ्लैश क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि कोई प्रॉफिट या लॉस, कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं दे रखा। तो मुझे तो इनकी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व जनरल रिजर्व कुछ नहीं दिख रहा। तो स्टेप नंबर 3 भी हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे को अभी एक भी वर्किंग नोट्स नहीं बनाना पड़ा, एक भी वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ा। अब चौथा स्टेप क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो तो हम ये बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। पहला बोला है कि कह रहा है वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। कह रहा है 5% वैल्यू कम कर दो प्लांट एंड मशीनरी की और स्टॉक की। तो जर्नल एंट्री बताएगा कोई क्या होगी? जब स्टॉक कम करूंगा मैं तो स्टॉक की कम होएगा, एसेट कम होते तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें लॉस हो गया, डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो मैं इस तरफ लिख दूं, और दूसरा तरीका मैंने बताया हुआ, लॉसेज इधर लिख दो, प्रॉफिट इस तरफ लिख दो। तो टू स्टॉक अकाउंट कितने रुपए का लॉस हुआ? 5%। जरा बताएगा कोई? 10,000 का कितना होता है? 500 रुपये। स्टॉक 10,000 दिया हुआ है तो उसका 5% हमने निकाल लिया। फिर कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी भी 5% कम कर दो। तो वैल्यू कम करेंगे तो इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 5% कितना होगा? 17,500 का। ये एक बार निकालोगे कितना होएगा? 87.5, मतलब कि 875 रुपये। 875 रुपये। ठीक है जी। 875 का लॉस हो गया हमें प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, और उसके बाद हाँ जी, प्राची पारुल चली गई थी। हमने कुछ नहीं करा, हमने जो लॉस हुआ इधर लिख दिया। स्टॉक बोला 5% कम कर दो तो लॉस हो गया, 5% निकाल दिया। प्लांट एंड मशीनरी बोला है 5% कम कर दो तो हमने 5% निकाल दिया प्लांट एंड मशीनरी का, और इस तरफ लिख दिया। ये लॉस वाली साइड होती है, ये प्रॉफिट वाली साइड होती है। और अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो स्टॉक की वैल्यू कम हुई है तो क्रेडिट होएगा, और स्टॉक कम होने से क्या हो गया? हमें लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री बनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर तीसरा लिखा है सी पार्ट की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको बना दो 375 रुपये। तो ये भी हमारा एक तरीके का लॉस होता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 375 रुपये, ये भी हमारा लॉस है, हमने इधर लिख दिया। और लास्ट में बोल रहा है, कह रहा है बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है। एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट किस तरफ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड पे। तो बाय बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होएगी। तो एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और 10% निकालो, बिल्डिंग का कितना आएगा? 2,500 रुपये। तो बस ये चार चीज़ें आएंगी और कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो मेरे को तो लग रहा है प्रॉफिट ज़्यादा है, ये वाली साइड बड़ी है। तो 2,500 और 2,500, और इसको सॉल्व करेंगे। 1 और 15 और 5 10, 1 और 5 6 और 8 14 और 3 17 और 8 850 रुपये का 850 नहीं 750, 750 रुपये का। 8 3 11 5 16 और 17 और 1 मिनट में कर लूँ एक बार। 5 और 5 10, 1 और 7 15, 2 और 5, ठीक है 750 रुपये। और ये प्रॉफिट में बांट दूंगा। किसको बांट दूंगा ज़रा मुझे कोई बताएगा? ए बी सी तीनों में बांटूं या ए बी में? वेरी गुड। ये हम कब कर रहे हैं सारा काम? सी के आने से पहले। और ये जो प्रॉफिट है या लॉस जो हो रहा है, ये उसके आने से पहले हम अपनी एसेट्स और वैल्यू की, एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, उसके आने से पहले कर रहे हैं हम ये। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा है, इसमें सी का कोई हिस्सा नहीं है। वो तो कल से हमारा पार्टनर बन रहा है। और ये वैल्यूज जो है वो आज की हैं, कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, आज की डेट में हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं ना मार्केट में कितनी है, ताकि इसका फायदा सी ना उठा पाए, क्योंकि उसके आने से पहले तक आज 31 मार्च 2020 तक की वैल्यूज हैं ये। कि बिल्डिंग जो हमारी एक्चुअल में 25,000 लिखी है, 25,000 नहीं है, 27,500 रुपये है। तो 2,500 का प्रॉफिट हम बांटेंगे। कौन? जो पुराने पार्टनर्स हैं, ए और बी। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। और 750 रुपये किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1, जो उनकी ओल्ड रेशियो है, जो कि आएगा 500 और 250। ये 750 रुपये बांट लेंगे ए और बी। अब हमारा अगला काम क्या है?
हमारा अगला काम है स्टेप नंबर 5 जो कि है कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हमेशा आप चाहे पिछला चैप्टर हो ये वाला जो आने वाले चैप्टर है, आपने सबसे पहले क्या करना है, उनका ओपनिंग बैलेंस लिख दो। ए और बी का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 और 10,000 बैलेंस शीट में। तो ये आ गया 15,000 और 10,000। और सी का कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि ये तो अभी नया पार्टनर आया, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से होगा इसका। अब आपको अगर याद हो लास्ट चैप्टर में मैंने क्या कहा था कि कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। जहां जहां पे आपने कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करा है जर्नल एंट्रीज में या कोई लेजर में, उनको इसमें उतार दो। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ देखो कैपिटल अकाउंट के नाम से सी कैपिटल है, तो सी की कैपिटल क्रेडिट करी है। सी की कैपिटल क्रेडिट करी है कितने रुपए से, 7,500 ने, 500 से। तो सी की कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो इसका मतलब सी की कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किसने करा उसको क्रेडिट, जो उसके अपोजिट में कैश ने। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। और सी की कैपिटल क्रेडिट हुई है इसलिए इस तरफ अमाउंट आ जाएगा 7,500 रुपये। और कैपिटल कहाँ कहाँ पे डेबिट क्रेडिट हुई है, ये ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हुई है। ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हुई है मतलब इस तरफ आ जाएगा। किसने करा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ने। तो यहाँ लिख दूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। और कहीं पे भी कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुई है, जरा देखते हैं। ये है ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हुई है, प्रॉफिट है तो उनकी कैपिटल बड़ी होगी, क्रेडिट हुई है 500 और 250 रुपये से, तो वो भी इस तरफ आ जाएगा। तो क्या लिख दूं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए, 500 इसको हुआ है और 250 का इसको। ठीक है जी। और कहीं पे कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुई है, तो बस ये वाला दोनों कर दी। एक ये था और कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो बन गया उनका कैपिटल अकाउंट। कितना आसान था। अब इसको जो है इनके अमाउंट निकाल लो कितने कितने आएंगे, ज़रा देखते हैं। ये आएगा 17,500, ये आएगा 11,250 और ये आएगा 7,500। और यही आप इस तरफ भी लिख दो, 17,500, 11,250 और 7,500। और माइनस करने को कुछ है नहीं, तो इनका बैलेंस सीडी भी यही आ गया, 17,500, 11,250 और 7,500। अब लास्ट स्टेप रह गया आपका, और इसको बंद ज़रूर करना है। लास्ट स्टेप रह गया आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हो, मैंने लास्ट चैप्टर में बताई थी। पुरानी बैलेंस शीट देखनी है और जो जो चेंजेस हुए हैं वो चेंज कर देने हैं, वरना सेम टू सेम वैसे उतार देनी है। तो सबसे पहले आप पुरानी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है उसमें, बिल्डिंग। तो अगर आप बिल्डिंग देखो 25,000 रुपये लिखी हुई है, लेकिन 2,500 रुपये से 10% बढ़ गई थी, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,500। 2,500 रुपये हमने बढ़ा दिए। फिर बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5% कम करी थी। ये रही 875 रुपीज़ प्लांट एंड मशीनरी के कम करे थे। तो 17,500 में ज़रा 875 माइनस करना। 17,500 में हजार 16,650 रुपये बनेंगे मेरे हिसाब से। 16,600 और हाँ 16,600, 16, नहीं नहीं नहीं, 875 है ना। 875, 800 माइनस करे 16, 16, 16,625 बिल्कुल ठीक। 16,625 बिल्कुल ठीक। 16,625 प्लांट एंड मशीन। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक भी 5% कम हो गया था, हमने 500 रुपये कम करे थे, तो ये आ जाएगा 9,500 रुपये। 500 रुपये कम कर दिए। फिर सन्ड्री डेटर्स में भी चेंज हुआ है। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं हमारे पास, 4,850 के। लेकिन हमने इस पे क्या बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, जो हमारे लिए लॉस है 375 रुपये का, 375 रुपीज़ का। तो ये कितना आ जाएगा, समझ गए, 5, 7, 4, 4,475। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और दी है, कैश। क्या कैश में कुछ चेंज हुआ है, या सेम टू सेम इतना ही लिख दूं, 600 रुपये।
नहीं, कैश में चेंज हुआ है, वेरी गुड। 600 रुपए तो पहले के पड़े हुए हैं जो आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। फिर अब आपने जब कैश का अमाउंट निकालना है तो फिर से बड़ा आसान है। जैसे आपने कैपिटल के लिए क्या ढूंढा था, जहां जहां पे कैपिटल डेबिट क्रेडिट करी थी उसको उठा लिया था। अब जहां पे कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ है तो उसको उठा लो। तो मुझे तो कैश यहाँ पे डेबिट होता दिख रहा है 10,500 से, और कहीं पे भी नहीं है। और ये है वो तो वही जर्नल एंट्री है, 7,500 ये वाला अमाउंट है वो तो। मतलब टोटल जो कैश आया है वो हमारे पास 10,500 आया है, 7,500 प्लस 3,000, ये 7,500 और ये 3,000, तो टोटल 10,500 रुपए आए हैं हमारे पास एज अ कैश। और गया कहीं नहीं है, कैश को हमने क्रेडिट कहीं नहीं करा। तो ये कितना हो जाएगा, 11,100 रुपए, यही आएगा ना। हाँ, 11,100 रुपए। अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आप अगर देखो, सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट आपके तीन आ जाएंगे, ए बी और सी भी अब आपका पार्टनर हो गया। तो अब आप ये 15,000 और 10,000 मत लिख देना, नहीं लिखनी है ये वाली जो अब उनकी क्लोजिंग कैपिटल है, वो है 17,500, 11,250 और 7,500, ये तीनों उठा लिए हमने। और इसका टोटल कर लेते हैं कितना आएगा। ये आएगा 5 और 5 10 और 2 12, 1 7 8, 8 और 8 16, एक 36,250। और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, वो सेम टू सेम वैसे ही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 32,950 रुपीज। और अब हम देखते हैं दोनों साइड का टोटल, ये इक्वल आना चाहिए तो ही बात बनेगी जो हमने इतनी मेहनत करी है। एक 9 69,000 आ रहा है, 69,200, 9 और 2 11 और एक ऊपर से आया था 12। यहाँ देख लेते हैं, 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 7 10, 1 और 5 6 और 6 12 और 5 17 और 5 22, 2 आ गया, 2 और 7 9 और 6 15 और 9 24 और 5 29 और 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 69,200 इधर का भी टोटल आ रहा है और 69,200 इधर का भी टोटल आ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन ऐसे करना था। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।